there should be complete and understandable रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जब यहाँ पे हम कहते हैं तो रिपोर्टिंग का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जितनी भी जरूरी जानकारियां हैं वो सब आपको डिस्क्लोज यानी आपको बताना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यानी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सारे रिपोर्ट जिससे कि आपके बिजनेस के कंप्लीट इंफॉर्मेशन यूजर ऑफ अकाउंटिंग को प्राप्त हो सके, वो सारी चीजें, वो सारी जानकारियां आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना होगा। जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है वो तो देना ही है। लॉ के अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके यूजर के लिए जरूरी है तो वो सारे इंफॉर्मेशन आपको अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में दर्शाना होगा। यही है फुल इसका मतलब, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब यही है कि आपको वो सारे इंफॉर्मेशन जो कंसिडरेबली इंपॉर्टेंट है फॉर द यूजर ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सारे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोज करने का मतलब कि आपको वो शो करना पड़ेगा, आप छिपा नहीं सकते हैं। तो देखो क्या बोल रहा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर there should be complete and understandable reporting on the financial statement of all significant information relating to the economic affairs of the entity। all significant information, significant information का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब समझो। significant information, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे इसका ये है कि आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सारे इंफॉर्मेशन देनी होंगी जिनके ना रहने से, यानी जिस इंफॉर्मेशन के ना रहने से आपके यूजर ऑफ अकाउंटिंग के डिसीजन मेकिंग पे असर पड़े। यानी जैसे मान लो हमने कहा, हमने कोई एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन छिपा लिया जिसके जिसे अगर मैं तुम्हें बता दिया होता तो शायद तुम्हारा डिसीजन कुछ और होता। आज तुम्हारा डिसीजन कुछ और होता। वो इंफॉर्मेशन मैंने तुमसे छिपाया, मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, और मैंने जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें बताया तुमने उस इंफॉर्मेशन पे विश्वास करके हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया। बाद में तुमको पता चला कि हमने तो तुमसे इंफॉर्मेशन छिपाया था, हमने तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं। तो तुम हम पे कह सकते हो, दावा कर सकते हो कि हमने फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। जैसे मान लो कि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, ये कहानी टाइप का है, समझना। जैसे मैं तेल बेचता हूँ, ऑयल ऑयल सेलर, मैंने अपने दुकान के ऊपर बोर्ड लगाया, ठीक है, सिर्फ इतना लिख दिया मैंने, ऑयल सेलर। अब देखो, एक फैमिली, एक हाउस वाइफ, वो गई मेरे दुकान पे और बोली तेल दे दीजिए 1 लीटर, बस इतना ही बोली। ये सोचकर तेल खरीदने आई कि हम ऑयल सेलर हैं, और ये सोच रहे थे कि हम मस्टर्ड ऑयल सेलर हैं, यानी सरसों का तेल हम बेचते हैं। तो देखो, तो यहाँ ऑयल सेलर बोलने से क्या इंफॉर्मेशन मैंने हाइड किया कि नहीं किया? ये आई और मेरे यहाँ से तेल लेके चली गई, और जैसे ही कढ़ाई में डाली आग लग गया। तो बाद में ये औरत आकर के बोल सकती है ना कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं था कि मैं पेट्रोल बेचता हूँ, ये पेट्रोल बेचता था, पेट्रोल। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि ये कौन सा तेल बेचता है, इंफॉर्मेशन कि पेट्रोल बेचता है, ये इसे इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं, ये इसको बैनर में लिखना चाहिए कि नहीं, पेट्रोल सेलर।
पेट्रो ऑयल सेलर, ये उसको लिखना चाहिए कि सिर्फ ऑयल सेलर लिखना चाहिए? तुम ही लोग सोच कर बताओ कि इसे पेट्रोलियम पेट्रोलियम लिखना चाहिए अपने दुकान के बैनर पे या ऑयल लिखना चाहिए? तुम लोग बताओ। पेट्रोलियम। हैं? पेट्रोलियम सर। पेट्रोलियम। तो यहाँ पे देखो, ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए कितना दुखदाई, कितना नुकसानदेह हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको हजारों उदाहरण हम टाइम टू टाइम देंगे पढ़ाने के दौरान, यानी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे उस समय, कि देखो ये सारी चीजों को जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं, ये एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पॉलिसी हमें शो करना पड़ता है। सारे इंफॉर्मेशन, वो सारे इंफॉर्मेशन जो हमारे यूजर ऑफ अकाउंटिंग के लिए बहुत जरूरी है, जिसके होने, यानी जिस इंफॉर्मेशन के होने या ना होने से यूजर ऑफ अकाउंटिंग के डिसीजन मेकिंग पे असर पड़ता हो। यहाँ पे हमने अगर पहले ही बोल देता कि ये पेट्रोल बेचते हैं, तो इसके डिसीजन पे असर पड़ता है कि नहीं? वो हमारे यहाँ से तेल नहीं खरीदती? बोलो हाँ या ना। हमने सिर्फ बोला कि मैं ऑयल सेलर हूं, तो ये आती है और मेरे यहाँ से ऑयल खरीदती है, और इसको चाहिए था, ये क्या सोचकर ऑयल खरीद रही है कि हम मस्टर्ड ऑयल सेलर हैं, लेकिन वास्तव में हम तो पेट्रोलियम बेचते हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन मैं इसे खरीदते या बेचते समय दे देता, तो क्या ये मेरे यहाँ से ऑयल खरीदती? यानी इसका डिसीजन चेंज हो जाता कि नहीं? तो अगर ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके होने या ना होने से यूजर के डिसीजन पे असर पड़ता हो, वो सारे इंफॉर्मेशन को कहते हैं सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। और एग्जांपल दे, तो जैसे हमने बोला कि हमारा अक्टूबर मंथ में फीस कलेक्शन हुआ 63,000। सुन के बड़ा अच्छा लगेगा सभी को। फिर हम बोले, तुमको बोले कि हमारे बिजनेस में तुम पार्टनर बन जाओ, तो बोले वाह 63,000 हमारे यहाँ कलेक्शन होता है एक महीने में। लेकिन हमने तुमसे एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन छिपाया, और उस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को अगर मैं तुम्हें पहले बता दिया होता, तो तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट ना करते, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन बता देते तो तुम्हारा डिसीजन बदल जाता। वो एक इंफॉर्मेशन था कि मैंने एक्सपेंसेस जो है तुम्हें बताया ही नहीं, कि हमारे यहाँ अक्टूबर में एक्सपेंस हो गया 62,000। अब बताओ, अब कैसा लगा? शुरू में तो बहुत अच्छा लगा था 63,000 कलेक्शन, लेकिन जैसे ही हमने बोला कि 62,000 एक्सपेंसेस है, तब बताओ कैसा लगा? तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारे दिमाग में हमारे इंस्टीट्यूट के प्रति जो इमेज, वो बदल गया कि नहीं बदल गया, सिर्फ एक छोटी सी जानकारी के बदले? तो आपको आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में वो सारे सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, अब सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का मतलब समझ गए कि व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन? एनी इंफॉर्मेशन द which can influence the decision of the decision maker, जो डिसीजन मेकर लोग हैं उनके डिसीजन पे असर पड़ जाए जिस इंफॉर्मेशन से, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन के अभी अभी मैंने कुछ एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ। और भी एग्जांपल देंगे जब हम लोग बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल बनाना सीखेंगे उस समय। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब समझ में आया, क्लियर हुआ? सभी लोग बताइए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एक बार इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए सर। रिकॉर्डिंग किया हुआ है, अपलोड कर देंगे। जो लोग लेट से आए हैं वो घबराओ नहीं, रिकॉर्डिंग किया हुआ है, आज ही अपलोड कर देंगे, ठीक है? अब एक बार बुक से रीड कर देते हैं, एक बार रीड करो, निवास कुमार रीड करो। According to the principle of full disclosure, there should be complete and unstable reporting There on the should be financial complete, complete का मतलब पूरा इंफॉर्मेशन दीजिए, ऐसा अधूरा इंफॉर्मेशन मत दीजिए, फुल इंफॉर्मेशन। बिजनेस के रिलेटेड आपको आपका फुल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। किनको? यूजर ऑफ अकाउंटिंग को।
यूजर ऑफ अकाउंटिंग तो शायद आप लोग को चैप्टर 2 में पढ़ाए ही है। जिनको नहीं मालूम है एक बार देख लो, यूजर ऑफ अकाउंटिंग किसको कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर ऑफ अकाउंटिंग, एक्सटर्नल इंटरनल। हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ाए हैं तभी ना तुम बोल रहे हो। यूजर ऑफ अकाउंटिंग, Yes, sir. यूजर ऑफ अकाउंटिंग, Internal, external. इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन कौन है? इंटरनल यूजर ओनर हो गए, ओनर, शेयर होल्डर, पार्टनर, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, एटसेट्रा। जो कंपनी, जो इंटरप्राइज के अंदर के लोग हैं। एक्सटर्नल यूजर कौन हो गए? बैंक्स, क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या गवर्नमेंट कह सकते हो आप, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और सीधे शब्दों में कहें तो गवर्नमेंट। ये सब एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर, प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर किसे कहते हैं? वो जो अभी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। दीज आर द यूजर ऑफ अकाउंटिंग। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। Is total supervision of unification letting the economy of it. A from थोड़ा loudly, थोड़ा loudly। accounting practice all metal and information significant. Loudly और फिर थोड़ा। से पढ़े सर इसको। Apart from of legal requirement, good accounting practice required all material and significant information to be disclosed. Whether information should be disclosed or not always depend on the materiality of the information. Disclosure of material information will result in better understanding. For example, the reason for law turnover should be disclosure. ठीक है, ओके। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आई होप कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग Yes, sir. आज इस क्लास के बाद यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। जो लोग लेट से ज्वाइन किए वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मटेरियलिटी। मटेरियल, मटेरियल का मतलब समझते हो? मटेरियल, मटेरियल, यस सर। मटेरियल का मतलब क्या होता है? एकदम ठेठ भाषा में बोले तो जो हमारे लिए मायने रखता, जो हमारे लिए कुछ मतलब रखता, या ऐसे बोले तो जो चीज हमारे लिए मटेरियल है, और कुछ चीजें होती है जो हमारे लिए इमटेरियल। जैसे अगर मेरे जेब से 1 रुपया अगर गिर जाए तो वो आपके लिए मटेरियल है या इमटेरियल? आपके लिए वो मायने रखता है 1 रुपया या नहीं मायने रखता है? बताइए। 1 रुपया गिर गया, ऐसे ही 1 रुपया डेली गिरते रहता है, कोई मतलब है इसका? कोई इम्पोर्टेंस? अच्छा चलो देखो, ये हम हैं,
और ये सब तुम लोग हो। अब देखो, ये है निवास। ये आया मेरे पास। कहाँ से आते हो जी? कहाँ से आते हो तुम? कहाँ घर है तुम्हारा? मेरा मेरा सर नवादा। नवादा से आता है निवास। निवास आया नवादा से, बोला सर बहुत दूर से आए हैं, कुछ स्नैक्स कोचिंग में आप व्यवस्था करवाइए, हम लोग इतने दूर से आते हैं। और ठीक है, तुम आते हो, चलो तुमको हम इसको हम चाय पिलाएं और इसको बिस्किट खिलाएं। कितने का हो जाएगा चाय बिस्किट? 10 रुपए का। अब बताओ 10 रुपया मेरे लिए कोई मायने रखता है? मेरे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है 10 रुपया? ये 10 रुपया मेरा अगर खर्च हो जाएगा तो हम क्या बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे? मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस रखता है? नो सर। उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो निवास हमसे बोला कि सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे चाय बिस्किट नहीं खिला दिए कि हमको 5 स्टार होटल में बिरयानी पार्टी दे दी, ऐसे आप सुना रहे हैं। तो अच्छा रुको एक मिनट। अब निवास के बाद ये कौन है? ये मान्या है। ये भी आई, ये भी बहुत दूर से आती है बेचारी, मारूगंज से आती है। ये आई ये हमको बोली सर आते आते थक जाते हैं, हमको कोल्ड ड्रिंक पिलाइए। चलो ठीक है भाई, तुम कोल्ड ड्रिंक पी लो। ये 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब बताओ 20 रुपया मेरे लिए कोई मायने रखता है? मान्या तो यही बोलेगी आप तो हमको सिर्फ 20 रुपए का एक कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। उसके बाद ये आरती आई। आरती आरती कहाँ से आती है? आरती कटरा बाजार। कटरा बाजार। कटरा बाजार लगभग समझ लो फतुआ ही हो गया। तो आरती आई, वो भी बोली सर हमको भी आप कोल्ड ड्रिंक पिलाइए। हम तुमको भी पिला दिए 20 रुपया का कोल्ड ड्रिंक। अब कौन है भाई? अब अमन है। ये अमन आता है कहाँ से? खचकला से। ये भी आया, बोला सर हम भी तो इतना दूर से आए हैं खचकला से। हम बोले तुम क्या? ये भी बोला हमको भी चाय पिला दीजिए। ये भी चाय पी लिया बेचारा, 6 रुपया का चाय पी लिया। अब अगर एक एक बच्चे के रिस्पेक्ट से आप देखोगे तो निवास के पॉइंट ऑफ व्यू से निवास क्या बोलेगा मेरे को कि आप तो मेरे को सिर्फ 10 रुपए का क्या पिलाए? चाय बिस्किट पिलाए। फिर हम मान्या के पॉइंट ऑफ व्यू से मान्या बोलेगी कि सर आप तो मेरे को 20 रुपए का ही बस कोल्ड ड्रिंक पिलाए। लेकिन मेरे लिए अगर ऑल टुगेदर देखा जाए, हम कितना खर्चा कर दिए? 20 + 10 + 50 + 70 और भी ये 20 रुपया, और ऐसे करते करते हम लगभग सभी को 20-20 रुपया का खर्च किए रिफ्रेशमेंट, चाय बिस्किट, नाश्ता पे। तो लगभग मेरा महीने का 2000 रुपया खर्च हो गया। अब बताओ ये 10 रुपया तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये 2000 रुपया मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? यस सर। 2000 तो मायने रखता है मेरे लिए। 2000 खर्च हो गया। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप हर वो चीज को शो कीजिए जो आपके लिए मटेरियल है, जो आपके लिए आपके बिजनेस में मायने रखता है। और मेरे लिए कोई चीज अगर मटेरियल है तो जरूरी नहीं है कि वो अगले के लिए भी मटेरियल हो। जैसे देखो मेरे लिए 10 रुपया इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये 2000 रुपया जो मैंने सभी के ऊपर खर्च किया ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर चले जाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या 2000 रुपए का कोई वैल्यू है रिलायंस मुकेश अंबानी के लिए? वो तो आई थिंक कि कैश उस रखता भी नहीं होगा मुकेश अंबानी। कैश रखता होगा? कैश ना चेक कुछ नहीं रखता है पास में। कुछ नहीं रखता है पास में। उसका स्टाफ लोग सब रहता है, वही लोग सब पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो देखो आपको मोटा मोटी चीज रफ में हम लेमैन लैंग्वेज में अभी समझाएं
और अभी किताबी लैंग्वेज में उसी चीज को समझाने जा रहे हैं कि व्हाट इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स रिफर टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। देखो रिलेटिव इंपॉर्टेंस का मतलब, हमने निवास के रिलेशन में बात किया, अगर तो निवास तो बोला कि सर आप सिर्फ 10 रुपया ही खर्च किए हैं, लेकिन वही मेरे रिलेशन में अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमने सभी के वेलकम और सभी के आदर सत्कार में कितना पैसा खर्चा कर दिया, 2000 रुपया। तो जो चीज निवास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो मेरे लिए मटेरियल या इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, तुम ही लोग सोच के बताओ। तो रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वैसे अमेरिका में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है, उसी का एक बॉडी है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल। एक आइटम को आप मटेरियल तब रिगार्ड करेंगे, यानी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप कैसे समझेंगे। An item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decisions of the informed investor। जिसके इंफॉर्मेशन के होने या ना होने से डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर पे, उसके डिसीजन पे असर पड़े। जैसे अभी ऊपर में तुमको नहीं समझाते सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस, बस वही समझ लो कि जो चीज सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है, जिसके होने या ना होने से आपके डिसीजन मेकिंग पे फर्क पड़ता है, वो सारे चीज मटेरियल है। जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था अभी फुल डिस्क्लोजर वाले एग्जांपल में, मैंने तुम लोगों को बोला कि देखो अक्टूबर महीने का हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में ये कलेक्शन हुआ है, पैसा आया है 63,000 रुपीज। तो ये कि खर्चा 62,000 है, ये मटेरियल है कि नहीं, इससे आपके डिसीजन पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा था। हमने बोला कि देखो हमारे इंस्टीट्यूट में 63,000 रुपए का रेवेन्यू है, पैसा आ रहा है, क्या तुम हमारे बिजनेस पार्टनर बनोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे? तो तुम लोग बहुत खुशी खुशी बोले थे हाँ। लेकिन जैसे ही हमने तुम्हें एक ऐसा इंफॉर्मेशन दिया और उस इंफॉर्मेशन के पता चलते ही तुम्हारा डिसीजन में क्या आ गया, बदलाव आ गया, तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, यानी मटेरियल है कि नहीं है, तुम्हें लोग सोच कर बताओ। बताओ, बोलो हर्षवर्धन, जल्दी बोलो। है सर, इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या है, आई होप कि सबको समझ में आया। मटेरियलिटी प्रिंसिपल रिफर टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। ऑफ एन आइटम बोलने का मतलब कोई आइटम का मतलब कोई खर्चा हो सकता है या फिर कोई इनकम हो सकता है, एन आइटम या फिर ऑन एन इवेंट या फिर कोई घटना, कोई इवेंट, ठीक है। अभी अब जैसे मान लो कि हमारा मिल्क पार्लर का बिजनेस है, हम लोग दूध बेचते हैं, दूध, ठीक है। और सभी तुम लोग हमारे यहाँ आए कि हमारे यहाँ से दूध खरीद कर लेकर जाओगे। यहाँ देखो एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा खासा कॉमेडी वाला एग्जाम्पल है, दिमाग में आया। तो हमारा क्या है, ये मिल्क पार्लर है, ये मिल्क पार्लर है और यहाँ पूरा मिल्क भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है। और तुम लोग इस विश्वास पर आए थे मेरे पास कि हम यहाँ से मिल्क खरीद कर लेकर जाएंगे। जैसे पेट्रोल वाला एग्जांपल दिए थे, तेल का दुकान का एग्जांपल, कि एक इवेंट, अभी ये समझाना चाह रहे हैं कि एक इवेंट कैसे हमारे डिसीजन को चेंज कर देता है, यानी कोई घटना जिसके होने या ना होने से हमारे डिसीजन के ऊपर असर पड़ता है, हमारे मतलब इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर या यूजर ऑफ अकाउंटिंग के डिसीजन के ऊपर असर पड़ता है। तो देखो
तुम लोग आए मेरे दुकान में, बोले सर 1 लीटर दूध दे दीजिए, हम भी तुमको दूध इस डब्बे में से दूध निकाल के दिए, तुम्हारा कंटेनर लिए और इसमें से दूध निकाले और तुम्हारे कंटेनर में भर दिए, ठीक है। इस और हमको ये पता था कि रात में जो है ना पूरा भूकंप आया है, भूकंप समझते हो, भूकंप, अर्थक्वेक। तो रात में क्या हुआ, जो अर्थक्वेक आया तो ये दूध इतना हिला कि हिलते हिलते ये लस्सी बन गया। तो अब बताओ कि अगर हम तुमसे ये इंफॉर्मेशन छिपाएंगे कि रात में भूकंप आया है और भूकंप में इतना हिला है दूध, ये दूध हिल हिल के क्या बन गया, लस्सी बन गया। ना दूध तो हिलाते ऐसे ऐसे घुमाते तभी ना मक्खन बनता है। वो दूध जो है अब दूध नहीं रहा, वो दूध रात के भूकंप में इतना ज्यादा हिला, इतना ज्यादा उसमें सेक की कंपन पैदा हुआ कि वो दूध जो है अब मक्खन बन गया। और तुम हमसे आए थे दूध खरीदने की मक्खन खरीदने, और हम ये जान रहे थे कि रात के घटना के बाद जो है हमारे यहाँ जो दूध था वो दूध नहीं रहा, वो क्या बन गया है, अब मक्खन। और तुम हमारे यहाँ से क्या खरीदने आए थे बताओ, दूध खरीदने आए थे कि मक्खन खरीदने आए थे? दूध। तो ठीक है, हम तुमको एक उपयोगी चीज ही दे रहे हैं, लेकिन जिस वक्त तुमको दूध की जरूरत है उस वक्त तो तुम दूध ही ना लोगे, मक्खन तो लोगे नहीं। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हम तुमसे छिपाए, और अगर ये इंफॉर्मेशन हम तुमको खरीदते वक्त दे देते तो क्या तुम मेरे यहाँ से वो दूध या बोलो या मक्खन मेरे यहाँ से खरीदते? क्योंकि तुमको तो दूध के फॉर्म में चाहिए था, मक्खन के फॉर्म में नहीं चाहिए था। तो हमने तुमसे एक इंफॉर्मेशन छिपाया, यानी एक इवेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन, जो एक इवेंट है, जो एक घटना है, भूकंप आना तो घटना ही है, उस घटना के बारे में मैंने तुमसे छिपाया। तुमको इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने ये इंफॉर्मेशन तुमसे छिपाया। और अगर मैं इंफॉर्मेशन तुम्हें दे देता तो तुम्हारा डिसीजन चेंज हो जाता। तो ये इंफॉर्मेशन, ये घटना तुम्हारे लिए जानना जरूरी था कि नहीं जरूरी था, और मैंने तुमसे छिपाया, तो तुम्हारे मेरे द्वारा छिपाए जाने से तुम्हारे डिसीजन पे इसका असर पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए मटेरियल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ सोचकर। जल्दी बताइए। So this is all about materiality concept or materiality principle. Now next come prudence और conservatism. अब prudence और conservatism कहता है कि जो लोग अकाउंटिंग करते हैं या जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, जनरली सभी बिजनेसमैन के बच्चे हैं यहाँ पे, सभी लोग बिजनेसमैन के ही बाल बच्चे हैं। आप लोग एक चीज देखे होंगे कि आपके पापा 5,000 रुपीज अर्न किए और किसी कारण से 1,000 रुपया और अर्न कर सकते थे, बट वो अर्न नहीं कर पाए। तो बिजनेसमैन लोग क्या होगा ना, ये जो 5,000 रुपया अर्न हो गया है इसको नहीं बताएगा किसी को, लेकिन ये जो 1,000 रुपया जो अर्न नहीं हुआ है, यानी जो लॉस हो गया है, तो पूरे मोहल्ला में ढिंडोरा पीट पीट कर बताता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। अकाउंटेंट लोग क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमें सिखाता भी यही है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि डू नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर लॉसेस, एनी फ्यूचर प्रॉफिट, डू नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर प्रॉफिट, बट कंसीडर और एंटिसिपेट ऑल प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेस। कहने का मतलब है कि आप भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को तब तक प्रॉफिट मत मानिए जब तक कि वो एक्चुअल में प्रॉफिट हो ना जाए, लेकिन भविष्य में होने वाले आप उन सारे लॉसेस को लॉसेस उसी वक्त मान लीजिए जिस वक्त आपको लगने लग गया हो कि लॉस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको अचानक कोई झटका लग गया, लॉस लग गया, तो हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हम लोगों को ये सिखा देता है कि झटका से कैसे बचना है, हार्ट अटैक से कैसे बचना है। तो वो कहता है भैया आप फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को उसी वक्त लॉस मान लीजिए जिस वक्त से आपको लगने लग गया हो कि आपको लॉसेस हो सकता है, ठीक है। अब जैसे तुम ही लोग देखो मोहल्ला में
मोहल्ले में मान लो 2 बहनें हैं, दोनों बहन, एक बहन सीता है और एक बहन गीता है, और आपको पता है कि सीता तो सीता है, वो कहीं भागेगी नहीं, किसी के साथ चक्कर नहीं चलेगा उसका, किसी के साथ अफेयर नहीं चलेगा, वो बहुत सीता है, वो घर में घरेलू लड़की है। और गीता जो है वो पूरे मोहल्ले में हर एक लड़कों के साथ उसका चक्कर है, उसका अफेयर है। तो आप तो मान रहे हो कि गीता तो भाग ही जाएगी एक दिन, मोहल्ला छोड़ के वो भागना ही है उसको, तो आपको उतना दुख नहीं होगा जिस दिन गीता भाग जाएगी। लेकिन सोचो, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, वो अगर ऐसा कर दे तो आपको झटका लगेगा कि नहीं, आपको दुख होगा कि नहीं होगा। आप इमेजिन करके देखो कि ऐसा घटना आपके आसपास हमेशा कभी ना कभी लाइफ में घटा होगा, कि आप किसी के बारे में ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं किए हो और वो वैसा कुछ कर देता है, तो आपको बहुत ज्यादा झटका लगता है। लेकिन अगर आप किसी के बारे में इमेजिन कर रखे हो कि ये तो ऐसा कर ही सकता है और उसने वैसा अगर किया, तो आपको उतना दुख नहीं होता है जितना होना चाहिए। ये कंजर्वेटिज्म पॉलिसी एक्चुअली हमें सिखाता है। कहता है कंजर्वेटिज्म पॉलिसी कि आप फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को प्रॉफिट तब तक मत मानिए जब तक प्रॉफिट एक्चुअल में ना हो जाए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले सारे लॉसेस को लॉसेस उसी वक्त उसी समय मान लीजिए जिस समय आपको लगना स्टार्ट हो गया कि लॉसेस मेरे को हो सकता है, इससे आप सेफ रहिए। तो देखो क्या कह रहा है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। Prudence or conservatism principle is many a time described using the phrase "do not anticipate a profit but provide for all possible losses"। कह रहा है कि एक फ्रेज है, इस फ्रेज के साइनोनियमसली, यानी आप या तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का नाम कह दो या इस फ्रेज को कह दो, अकाउंटेंट लोग समझ जाएंगे कि यू आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। वो फ्रेज क्या है? वो फ्रेज ये कि डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर, लेकिन आप व्यवस्था कर लीजिए उन सारे नुकसान से, होने वाले फ्यूचर में नुकसान से निपटने के लिए उसी वक्त जिस समय आपको लग रहा हो कि आपको नुकसान हो सकता है। तो जैसे मान लो कि मेरे को, हमने कौन कौन है क्लास में, जैसे मान लो कि हमने हर्षवर्धन को 10,000 रुपए का माल बेचा उधार में, तो एंट्री क्या पास करेंगे? हर्षवर्धन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स 5,000, ठीक है ना। और हमको किसी ने आकर के बताया कि हर्षवर्धन पटना छोड़ के भागने वाला है, 5,000 रुपए का हम उसको माल बेचे थे और हमको किसी ने आकर बताया हर्षवर्धन पटना छोड़ के भाग गया है, किसी के साथ भाग गया है। 12th के बाद बहुत सारा ऐसा घटना घटता है स्टूडेंट की लाइफ में। 12th पास करने के बाद वो लोग अपने आप को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन, हीरो, अपने आप को बॉलीवुड मूवी का हीरो समझने लगते हैं और किसी के साथ भाग जाते हैं, ठीक है। तो हमको न्यूज मिला कि हर्षवर्धन अपने मोहल्ले की एक छोड़ी के साथ भाग गया। तो छोड़ी के साथ भाग गया, ये ठीक है, वो एक उसके लिए घटना हो सकता है कॉमन, लेकिन मेरे लिए बताओ, जैसे ही ये न्यूज मिला मेरे को लग गया होगा कि नहीं कि मेरा 5,000 रुपया क्या हो गया? डूब गया। अगर मेरे को अभी जैसे ही मेरे को ये न्यूज मिला कि हर्षवर्धन भाग गया है, तो मेरे को ये लगने लगेगा कि नहीं कि मेरा 5,000 रुपया डूब गया है। तो जैसे ही ये लगने लग गया, हमको स्टार्ट हो गया ये लगना कि मेरा पैसा डूब गया है, तो कंजर्वेटिज्म कहता है प्रिंसिपल कि आप मान लीजिए कि डूब ही गया, आप क्या मान लीजिए कि डूब ही गया, बाद में हर्षवर्धन लौट कर आएगा तो शायद दे देगा पैसा, वो तो अच्छी बात है, दे देगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया तो यही कहता है कंजर्वेटिज्म कि जैसे ही आपको लगना स्टार्ट हो गया कि आपको लॉस होने वाला है या लॉस हो सकता है या लॉस हो गया है, तो आप उसी वक्त मान लीजिए कि आपका लॉस हो गया। हमको जैसे ही न्यूज मिलेगा ना हर्षवर्धन भाग गया है, हम वैसे ही एक एंट्री पास करेंगे जाकर
बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास करेंगे? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू हर्षवर्धन। अब देखो, हर्षवर्धन से जब बेचे थे तो डेबिट हुआ था, और हर्षवर्धन जब पैसा नहीं देगा, डूबने लगेगा, हमको एहसास हो गया, तो हम हर्षवर्धन को क्रेडिट किए, लेकिन कैश को डेबिट नहीं किए, बैड डेब्ट को डेबिट किया। और बैड डेब्ट मेरे लिए क्या है? एक लॉस है। तो हमने क्या मान लिया कि मेरा पैसा डूब गया, और लॉस को हमने डेबिट कर दिया। उसी वक्त जिस वक्त मेरे को ये न्यूज मिला, तो बोलो ये प्रिंसिपल आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? से बात कर रही है। बोलो प्रिंसिपल आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, बोलो मान्या। क्लियर? प्रिंसिपल क्लियर हुआ? अभी इस क्लास के बाद इसको भी YouTube पे अपलोड कर देंगे। आप लोग जो नहीं किए हैं, जो एब्सेंट है, वो उनको बोलिएगा कि क्लास एक बार विजिट कर ले। कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है? संडे को छुट्टी रहती है, मंडे को कोचिंग में मिलेंगे। जो लोग कोचिंग आ रहे हैं सभी लोग कोचिंग में आएंगे, जो लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था भी है, ठीक है? और सभी लोग अपना अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट या बैलेंस आप क्लियर कीजिए जल्द से जल्द। 1 तारीख या 2 तारीख तक क्लियर करेंगे सभी बच्चे, ओके? किसी को कोई डाउट होगा रिगार्डिंग योर पेमेंट को लेकर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर बैलेंस का मतलब क्या हुआ। तो बैलेंस का मतलब मैं आपको बता दूंगा कि क्या है, ठीक है? किसी भी प्रकार का डाउट है, ठीक है? ओके, चला जाए क्लास आज के लिए इतना का। अच्छा, जो लोग कल होमवर्क सेंड किए हैं वेरी गुड, जो लोग होमवर्क सेंड नहीं किए हैं उनका भी भला ही हो, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि आप होमवर्क नहीं बना रहे हैं, आपको घर में प्रैक्टिस करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो लोग बनाए थे वो तो हैं ही, जो नहीं बनाए थे उनसे भी सबका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जर्नल एंट्री और लेजर आज का होमवर्क है। कल जिस क्वेश्चन का जर्नल बनाए और लेजर बनाए, आज उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का जर्नल लेजर बनाना है। जर्नल एंट्री फिर उसको पोस्ट करना है, और पोस्ट करके अच्छी तरीके से बैलेंसिंग करके पिक्चर सेंड कर देना है। एवरीबॉडी, सबको क्लियर? यस सर। ठीक है। आरती, तुम जरा हमसे कांटेक्ट करना, क्लास के बाद फोन करना मेरे को। ओके सर। तुम्हारा ये CA